सहती रही, सुनती रही। वो कहते हैं ना, भगवान किसी किसी की जिंदगी में दुख ही लिखता है। कुछ तो वो लिखता है और कुछ इंसान अपने व्यवहार को ना बदल पाने के कारण दुखी रहता है। देख रचना, तेरी शादी तय करनी है। लड़का दिखने में अच्छा है, ऊंचे खानदान की लोग है। माँ थोड़ी उसकी तेज है, लेकिन सास किसकी अच्छी रही है आज तक। अब तू अपने घर जा, बहुत तुझे संभाल लिया। अब तेरा बोझ हमसे नहीं झेला जाता। रचना की माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। पिता दूसरी शादी कर लाया, लेकिन दूसरी माँ ने रचना को कभी घर का सदस्य माना ही नहीं और अब फाइनली उसकी शादी हो रही है। रचना मन में खुश है कि कम से कम अब उसकी जिंदगी आराम की होगी। लेकिन क्या सच में? शादी के बाद देख, तुझे तेरे पति का पूरा ख्याल रखना है। उसको खाने में क्या लेना है क्या नहीं, उसकी लिस्ट तुझे दे दी है। और उसको कब कब इंजेक्शन लगेगा और कब कब उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना, ये सारा काम तेरा है। रचना समझ ही नहीं पाती कि सास ये क्या कह रही है। डॉक्टर के पास क्यों? इनकी तबीयत खराब है क्या? आय हाय, तबीयत खराब है क्या? जैसे तुझे तो कुछ पता ही नहीं। तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं तेरे पति को कितनी बड़ी बीमारी है? अरे कौन इसकी सेवा करता? और नर्स के खर्चे करने हमारे बस की बात नहीं थी, इसीलिए सोचा शादी करवा देते। अब बीवी से अच्छा ख्याल तो पति का कोई और नहीं रखेगा। ये सुनकर रचना हैरान परेशान हो जाती है कि ये क्या हुआ। माँ ने तो उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन क्या करती, पत्नी धर्म निभाना ही उसका एकमात्र विकल्प था। क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि मैं बीमार हूं? मैंने मना भी किया था किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन मेरी किसी ने नहीं मानी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे तो तुम्हें बता देना चाहिए था, पर मुझे लगा तुम्हारी माँ ने तुम्हें बता दिया होगा। बुरा मत मानना, पर कैसी है माँ, अपनी बेटी की शादी एक बीमार आदमी से कर दी। रचना की जिंदगी में पहली बार किसी ने इतने प्यार से बात करी थी। वो मेरी माँ नहीं है, सौतेली माँ है, और अगर मेरी जिंदगी में आपसे शादी लिखी थी तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं आपकी सेवा करूंगी और आपको फिर से ठीक कर दूंगी। पति हंसता है। लगता है तुम्हें अभी भी पूरी बात पता नहीं है। मेरी ये बीमारी कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है। अब ये मेरी जिंदगी के साथ ही जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं? अभी 2 दिन नहीं हुए हमारी शादी को। अभी तो मेरे हाथ से मेहंदी में नहीं उतरी और आप मरने की बात कर रहे हैं। रचना का पति उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी सास, देख लड़की, ज्यादा घर की बहू बनने की कोशिश मत करना। आज नहीं तो कल तुझे घर की नौकरानी की तरह ही रहना है। और हाँ, सारा दिन कमरे में उसके साथ चिपकी मत रहा कर। बाहर आकर किचन का काम देखा कर, समझी? जी माँ जी। रचना की सास उसकी माँ से भी 2 गुना ज्यादा खराब महिला थी। वो सारा दिन सारी रात रचना से काम करवाती। उसे रचना पर बिल्कुल दया नहीं आती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और रचना एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। पति का आता पता नहीं, बीमारी इतनी घेर रखी है, पता नहीं कल को क्या हो जाए, लेकिन बच्चा पैदा करना जरूरी था। अरे क्या जरूरत थी? कौन पालेगा इसको? ना तू काम करती है ना तेरा पति। सर पर एक और बोझ उठाकर दे दिया। तुझे कम था खिलाना, क्या अब इस बच्चे का भी बोझ उठाएगी? रचना अपनी बच्ची के बारे में ऐसी बातें सुनकर परेशान हो जाती है। मन तो उसका करता है कि सास को मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन वो रचना को आता नहीं था। समय थोड़ा और बीतता है। रचना के पति का देहांत हो जाता है। अब इस पूरी दुनिया में बेटी के सिवा रचना का कोई नहीं था। फिर एक दिन रचना की सास, चल ये बच्ची मुझे दे दे और तू काम पे लग जा। सारा दिन बच्ची को चिपकाए चिपकाए बैठी रहती है, एक काम नहीं करती। अब तो राहुल भी नहीं रहा, क्या करती रहती है सारा दिन अपने कमरे में। अब तो तू फ्री है, सारा काम सुबह सुबह कर लिया कर। रचना बच्ची सास से मांगती है तो, माँ जी नेहा को मुझे दे दीजिए, आप कहीं मत लेके जाना उसे, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अरे तो हम कौन सा इसको 4 दीवारी के बाहर ले जा रहे हैं, यही रहेगी हमारे पास। तू क्या करेगी? इसका पालन पोषण? इसको खिला सकती है ना, इसे पिला सकती है ना, इसके पढ़ाने लिखाने का खर्चा कर सकती है। इस घर की परमानेंट नौकरानी बन जा, तेरा बच्चा हम पाल देंगे। जहां बोलेगी वहां पढ़ाएंगे, जो बोलेगी वो खिलाएंगे, लेकिन वो इस घर का काम करेगी बस, और कुछ नहीं। मंजूर है माँ जी, वैसे भी मैं कहाँ जाऊंगी? सौतेली माँ मुझे घर में घुसने नहीं देंगी, और बाहर जाऊं तो कहाँ रहूंगी? खाऊंगी क्या, कमाऊंगी क्या, बच्चे को कैसे संभालूंगी? मैं बच्ची के साथ घर का पूरा काम कर दूंगी।
मैं वादा करती हूँ, पर मुझे अभी मेरी बच्ची दे दीजिए, मैं रात को उसके बिना नहीं रह सकती। रचना की जालिम सास उसकी एक बात नहीं सुनती और बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है। नेहा सारी रात रोती रहती है, लेकिन सुबह उठकर घर का पूरा कामकाज करने में लग जाती है। दोपहर में जब रचना को उसकी बच्ची मिलती है तो वो बहुत ही भूखी थी। भूख के मारे वो रो रही थी। रचना सीने से लगाकर उसे दूध पिलाती है और उसे खूब प्यार करती है। हे भगवान, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी बच्ची को अच्छे से पाल सकूं। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रचना उस बच्ची को देखकर सारे कष्ट सह लेती है। एक दिन, देख रचना, हम सब बाहर जा रहे हैं। पूरे घर की साफ सफाई से लेके हर एक चीज का जिम्मा तेरा है। पूरा आंगन साफ करना और पूरा बगीचा, ठीक है? चलाओ, बच्ची मुझे दे दो। माँ जी, आपने जो कहा मैं वो सब कर दूंगी, लेकिन प्लीज आप नेहा को साथ मत लेकर जाइए। बाहर कितनी गर्मी है, वो परेशान हो जाएगी। वैसे भी उसको गर्मी ज्यादा लगती है। अरे हमारी पोती है वो, रोने धोने का नाटक बंद कर। एक तो मेरा बेटा खा गई, अब मेरी पोती को भी मुझसे दूर कर रही है। चल हट यहाँ से। रचना की सास नेहा को लेकर चली जाती है। पीछे से रचना खूब रोती है। उससे कोई काम भी नहीं होता। वो सारा दिन बैठकर सिर्फ अपनी बच्ची को याद करती रहती। न कुछ खाती है न कुछ पीती है। 4 दिन बाद जब सास घर आती है तो देखती है पूरा का घर जैसा का तैसा है। घर पे बत्ती भी नहीं जली और एक कोने में बैठकर रचना रो रही है। संध्या का टाइम है, ना जोत ना बत्ती, कोई मर गया है क्या तेरा? सास की आवाज सुनकर पागलों सी रचना खड़ी हो जाती है और भागती हुई सास के पास जाती है। पर ये क्या, नेहा कहाँ है? उसे तो नेहा कहीं नहीं दिखती। माँ जी, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी मुझे चाहिए। कहाँ छोड़ा आपने उसको? अरे मेरा इतना बस कहाँ चलता है कि मैं छोड़ आऊं उसको? छोड़ना ही होता तो उसी दिन छोड़ देते जिस दिन वो पैदा हुई थी। पता नहीं क्या नाटक कर रही है। तेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है। हम तो घर आ गए भाई, कल जाके देख लेंगे क्या है क्या नहीं। पैसा दे दिया है, नर्स लगा दिया है, चिंता करने वाली बात नहीं है। ये सुनकर रचना बेसुध सी होने लगती है। मेरी बेटी अस्पताल में, और आप कह रही चिंता करने की बात नहीं। मुझे बताइए वो किस अस्पताल में है, मैं उसके पास जाऊंगी। हे भगवान, मेरी बेटी को सलामत रखना। ससुर रचना को अस्पताल का पता देता है। रचना भाग के अस्पताल पहुंचती है। कैसी है माँ? आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी गर्मी है, इतनी लू चल रही है। ऐसे में आपकी हिम्मत कैसे हो गई अपनी छोटी सी नवजात बच्ची को बाहर ले जाने की? अब तो सिर्फ भगवान ही मालिक है। प्रार्थना करे कि ये बच्चा ठीक हो जाए। हाय रे रचना, ये सुनते ही वो बेहोश होने वाली थी कि आसपास के लोग उसे संभाल लेते हैं। अस्पताल आई एक महिला बोल पड़ती है। बेटा, मैंने सुना डॉक्टर क्या कह रहे थे। मैं तब भी यहीं थी जब एक गंदी सी बुढ़िया इस बच्ची को यहाँ लेकर गई थी। पहले तो वो बच्चा चोर लगी, लेकिन बाद में पता चला दादी है। रो मत बेटा, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। पर बच्चे, अगर तू ही ठीक नहीं रहेगी तो तेरी बेटी को लेकर कैसे खड़ी होगी? वो छोटी सी बच्ची तेरे भरोसे है ना। रचना को वो औरत गले लगा लेती है और फिर पूरा एक दिन अस्पताल में रहने के बाद रचना के हाथ में डॉक्टर नेहा को देते हैं, जो कि पहले से बहुत ज्यादा कमजोर, थकी हुई और पतली दुबली सी लग रही थी। नेहा को लेकर रचना घर आती है। 2 दिन बर्बाद कर दिया तूने। घर पर रहकर ही घर का कोई काम कर लेती। जब तुझे कहा था कि अस्पताल में लोग हैं, वो बच्ची को देख लेंगे, तो तुझे क्या जरूरत थी अब जाके नाटक करने की? रचना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन करे तो क्या करे। बेचारी बचपन से ही तो गुस्से को पीती आई है। आज भी वही करती है, गुस्से को पी जाती है। तभी पीछे से ससुर कहता है, देख सलाह, बच्चिया को गाय से अलग करोगी तो गाय दूध देना बंद कर देगी। अगर तू चाहती है कि रचना घर में नौकरानी की तरह रहे तो उसकी बेटी को उसके साथ रहने दे, समझी? देख लिया 4 दिन से घर का क्या हाल कर दिया इसने। यही शायद उसकी बेटी इसके साथ होती तो ये पूरा काम अच्छे से कर लेती। हाँ, सही कह रहे हो। चलो हमें क्या, अब बेटे की बेटी है तो इसकी जिम्मेदारी तो निभानी है और इसे भी बिठा के खिलाना है। जाकर चाय बना कर ला जा। पर रचना खुश हो जाती है। कम से कम अब तो ये लोग उसकी बेटी को इससे अलग नहीं करेंगे। लेकिन पिछले दिनों में उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी तो रचना की हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। अपनी बेटी का चेहरा देखकर रचना सारा दिन घर पे काम करती, लोगों की गालियां खाती और फिर भी लगी रहती। धीरे धीरे लड़की बड़ी हो जाती है और एक वक्त आता है कि वो एक काबिल डॉक्टर बन जाती है। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही हैं। आगे क्या करने का इरादा है बेटा?
माँ, आज मैं जो कुछ भी हूं तेरी मेहनत के कारण। तूने इस घर में अपना पूरा जीवन काट दिया। कुछ नहीं माँ, बस अच्छी प्रैक्टिस करूंगी, अच्छे पैसे कमाऊंगी और तुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी देना है। क्या बेटा, तू मेरी आंखों के सामने रहती है, मेरे लिए तो यही अच्छी जिंदगी है। और वैसे भी हुआ क्या है, मेरी जिंदगी में इतनी अच्छी तो चल रही है, सब कुछ तो है मेरे पास, और क्या चाहिए। सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती है। माँ, क्या मैं देखती नहीं हूँ दादी किस तरीके से तुमसे बात करती है? नहीं माँ, हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे। दोनों माँ बेटी बात कर रहे थे, तभी दादी की आवाज आती है। दादी की आवाज सुनकर नेहा डर जाती है। वो फिर चिल्लाने लगेगी, जा माँ देख ले क्या बोल रही है, बुढ़िया सारा मूड खराब कर देगी। नहीं, ऐसे नहीं बोलते नेहा, वो तुम्हारी दादी है, इज्जत करनी चाहिए। चल तू पढ़ाई कर, मैं जाकर देखती हूँ क्या कहती है। रचना बाहर जाती है जहां दादी गुस्से में बैठी थी। तुझे तो शर्म आएगी नहीं, तूने तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस 4 वक्त का खाना मिल जाए और तुझे क्या चाहिए? क्या हो गया माँ जी, सब ठीक है ना? हाँ, बड़ा सब ठीक है। सर पर जवान बेटी बिठा रखी है और कहती है सब ठीक है। अरे शादी के लिए रिश्ता देखो, उसके लिए तुमसे नहीं होता तो हमें बता दो। नहीं माँ जी, अभी उसकी शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अभी तो पढ़ाई कर रही है, प्रैक्टिस करेगी, कम से कम 5 साल बाद मैं उसकी शादी का सोचूंगी। तभी ससुर आ जाते हैं। ओह, तूने तो सोचना भी शुरू कर दिया। सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है जो तेरे पास नहीं है। ठीक है, आसपास के मोहल्ले के लोग हमसे बातें करते हैं, रोज पूछते हैं जवान पोती का ब्याह कब कर रहे हो, और तू 5 साल और लेके बिठाएगी। सीधी सी बात है, कल को उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, अच्छे से उसको तैयार कर देना, समझी? हमेशा से शांत रहने वाली रचना आज बोल पड़ती है। ऐसा पहली बार हुआ कि रचना ने अपने हक की बात की। नहीं बाबूजी, अभी वो शादी नहीं करेगी और जबरदस्ती मैं उसकी शादी नहीं करवाऊंगी। सास को गुस्सा आ जाता है। वो रचना को हमेशा की तरह एक जोर का थप्पड़ मारकर निकल जाती है। अपने कमरे में बैठी सास ससुर से कहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसकी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। कल जब लड़के वाले आए तो इसे कमरे में बंद कर देना, बस नेहा को सामने दिखा देंगे। अरे मोटा दहेज लगता है इसकी शादी में, वो तो लड़के में कमी है, बिना पैसे की शादी करने के लिए तैयार है। रचना बाहर से सास ससुर की बात सुन रही थी, उसे गुस्सा आ जाता है। वो सीधी नेहा के पास जाती है और नेहा को सारी बात बता देती है। पता नहीं माँ, ये बुढ़िया जब भी मुंह खोलती कुछ न कुछ गलत ही बोलती है। मेरी शादी की चिंता अचानक से क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़के वालों से डॉक्टर बहू देकर पैसे ऐंठ रही है? कोई भरोसा नहीं है इस बुढ़िया का। छोड़ ना, तू ज्यादा दिमाग मत लगा, छोड़, जो कर रहे करने दे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अब तू बता, क्या तेरा शादी का इरादा है? शादी का इरादा? क्या बात कर रही है माँ? अभी मेरे पास टाइम कहाँ है शादी करने का? मेरी कल से प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है, मेरे पास वक्त ही नहीं है। कल सुबह मेरा टिफिन तैयार कर देना, मैं मेडिकल कॉलेज जाऊंगी। सास ससुर को पता था कि रचना इस बार वो रचना नहीं है, तो किसी भी हालत में नेहा को लड़के वालों के सामने नहीं आने देगी। इसीलिए सास ससुर नेहा और रचना को बिना बताए सुबह सुबह लड़के वालों को घर बुला लेते हैं। आइए आइए, आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे, बैठिए बैठिए, बोलिए क्या खाएंगे? हमारी नेहा तो एक से बढ़कर एक खाना बना लेती है। अरे रचना, देख बेटा जरा, लड़के वाले आए हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लो। सच्ची माँ, बड़ी ढीठ है ये दादी, पता नहीं किस मिट्टी से बनी है। इनको क्या लगता है कि लड़की वालों को बुला लेंगे तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी? जाओ, खिलाओ पिलाओ, उन लोगों को सब कुछ करो, लेकिन बाकी का काम मैं खुद करूंगी। नेहा की बात सुनकर रचना लड़के वालों के सामने जाती है। वो देखती है लड़का बड़ी उम्र का था। वो सबको खाने पीने के लिए देती है। तभी लड़के की माँ कहती है, अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है, हमें पसंद है, आप बताइए कब बारात लेकर आए? अरे नहीं नहीं बहन जी, आपको गलत फहमी हो गई, ये लड़की नहीं है, लड़की की माँ है। तभी लड़का बोल पड़ता है, मुझे तो ये भी चल जाएगी, कोई बात नहीं, अब मेरी शादी इन्हीं से करवा दीजिए। रचना को गुस्सा आ जाता है। वो लड़की की तरफ देखती है तो लड़का नीचे देखने लगता है। मजाक करने की आदत है लगता है आपके बेटे को, ये कहाँ शादी करेगी, ये तो बेचारी बड़ी मनहूस है, पैदा होते ही माँ को खा गई, फिर मेरे बेटे से शादी करी और मेरे बेटे की मौत हो गई। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी इनसे शादी,
अब तो इनकी बेटी को बुला दीजिए। तभी वहां नेहा आती है, डॉक्टर का सफेद कोट पहनकर। माँ मुझे देर हो रही है, मैंने कहा था ना तुझे मेरा टिफिन तैयार कर देना। और दादी कौन से मेहमान है ये? फिर नेहा लड़की की ओर देखती है। अंकल जी नमस्ते। नेहा लड़की को अंकल बोल देती है, जिससे लड़का गुस्सा हो जाता है। अंकल नहीं हूं मैं, तुम्हारे रिश्ते के लिए आया हूं। अंकल दिखता हूं क्या मैं तुम्हें? माफ कीजिएगा, अच्छा लड़का कौन है बताइएगा। हाँ जी बुलाइए ना अपने बेटे को, अगर मुझे अच्छा लगा तो शादी के लिए हाँ कर दूंगी। लड़का इसी से ही शादी कराने आए हैं। तुम्हारी दादी ने बड़े हाथ पैर जोड़े हमसे, इसके साथ ही तो वो तुम्हारी बात कर रही थी, तब हम आए। नहीं तो हमारे घर पे तो एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगी रहती है। हाँ माँ सही कहा, मुझे क्यों नहीं दिखी लाइन? माँ अब भी ना इतनी बड़ी बड़ी बात छुपा लेती हो। वहां लाइन लगी है तो हम यहाँ क्या करने आए? लड़की की बात सुनकर नेहा और रचना दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। सास को गुस्सा आ जाता है। सास रचना को जोर से डांटती है। चुप करो, ये दांत दिखा रही हो, शर्म नहीं आती? तू अपने होने वाला दामाद का मजाक उड़ा रही है। माँ जी मैंने आज तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आज जब बात मेरी बेटी पर है तो मैं जरूर बोलूंगी। मेरी बेटी अभी शादी नहीं करेगी। अरे नहीं नहीं, हम कौन सा कह रहे कि अभी कर लो, रुक जाओ 6 महीने, ठंडे में शादी करवा देंगे। पहले तो आप अपना सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से, और ये बुजुर्ग आदमी को यहाँ से लेकर जाइए। बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने के सपने दिख रहा है। देखो बहुत बेइज्जती करवा दी आपने हमारी बहन जी, शादी नहीं करवानी थी तो बुलाया क्यों? अरे रुको माँ, देखो ना कितनी सुंदर है, ऊपर से डॉक्टर भी है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। उठा के एक चप्पल मारूंगी ना, अपने आप समझ में आ जाएगा, बड़ा आया शादी करने वाला अंकल कहीं का। लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। मम्मी मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा, तू पढ़ाई पर ध्यान दे और दूसरी कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तेरी माँ जिंदा है। नेहा सास ससुर की ओर ये बोलकर देख रही थी कि जैसे बोल रही है कि मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, पर अब मेरी बेटी के साथ कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ गलत नहीं करेगा। मैं सहती रही, सुनती रही, लेकिन बात बेटी की हो तो ना मैं सहूंगी और ना मैं चुप रहूंगी। सुनैना अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख रहे थे। सुनो जी, हमने हमेशा ही गरीबी देखी है। मैं नहीं चाहती कि हमारी सुनैना भी ऐसे दिन देखे। हमें इसके लिए एक बहुत ही अमीर लड़का देखना होगा, ताकि हमारी तरफ पैसे पैसे की मोहताज तो ना रहे कम से कम। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो देखते हैं। उधर सुनैना अपने ऑफिस भी किसी को पसंद करती थी, पर ये बात अभी तक उसके माँ बाप को पता नहीं थी। समीर मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं अपने मम्मी पापा को? तुम कहो तो मैं बात करूं? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल ही बात मत करना। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना, मेरे मम्मी पापा एक अमीर लड़के को ढूंढ रहे हैं। हमारे घर की हालत कभी अच्छी नहीं रही, तो मम्मी पापा बस यही चाहते हैं कि मुझे भी ये सब दुख झेलना ना पड़े। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने एक टाइम ही खाना खाकर गुजारा किया है। अरे तो मैं तो तुम्हें एक टाइम नहीं खिलाऊंगा ना, हम बहुत अच्छे से रहेंगे, अच्छा खाएंगे। बात सिर्फ खाने की नहीं है समीर, बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारा घर भी किराए का है। देखो इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे माँ बाप तो देखेंगे ना ये सब। क्या करूं मैं? तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। सुनैना घर आ जाती है। वो भी समीर से शादी करना चाहती थी, पर उसे पता था कि उसके मम्मी पापा नहीं मानेंगे। वो काफी उदास रहने लगी थी और उसके माँ बाप उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। सुनैना, ये देखो, ये लड़का कितना सुंदर है और अमीर भी है। पर माँ मैं इसे जानती कहाँ हूँ? अरे जानना ना जानना कुछ मायने नहीं रखता। इतना अमीर है, इतने पैसे इसके पास, तुम खुश रहोगी। हमारे घर की तरह नहीं कि हर समय मन मार कर रहना पड़ रहा है। आपने और क्या पता किया है इसके बारे में? मतलब खानदान कैसा है, कौन कौन है? बेटा पैसे के आगे हर ऐब छुप जाता है। अब देख, मैं इससे ज्यादा तुझे नहीं समझा सकती। सुनैना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनको समीर के बारे में कैसे बताए, क्योंकि वो तो बिल्कुल पैसे वाला नहीं था। पर वो अब अपना मन बना लेती है कि उसे समीर को मना करना ही पड़ेगा। एक दिन वो समीर को कह देती है कि वो उससे शादी नहीं कर पाएगी, और सुनैना अपने माँ बाप की पसंद से एक अमीर घर में शादी कर लेती है। सुनैना के माँ बाप तो बड़ा खुश होते हैं कि चलो अब लड़की को तंगी में तो नहीं रहना पड़ेगा।
सुनैना की नई गृहस्थी चालू होती है। सोमेश शादी की रात को ही सुनैना से कहता है, सुनैना, शादी तो हो गई है, ये सब बाकी रस्में तो चलती रहेगी। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज ही तो हमारी शादी हुई है, आप आज ही जा रहे हैं? हाँ, आज और अभी जाना है। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? सोमेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुनैना चुप हो जाती है। शादी के अगले दिन, बहू जरा अपना सामान तो दिखाओ, देखो कुछ पहनने लायक है क्या? वैसे तुम्हारे इतने सस्ते से सूटकेस को देखकर लग तो नहीं रहा कि इसमें कुछ भारी सामान भी होगा। सुनैना को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। भाई तुम्हें तो पहले शॉपिंग करवानी पड़ेगी, कुछ भी पहनने लायक नहीं है और शाम को पार्टी है। ये लो सोमेश का क्रेडिट कार्ड, जाओ अपने लिए सामान ले आओ। पर मुझे क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं आता, मैंने तो पहले कभी देखा भी नहीं कि क्रेडिट कार्ड कैसा होता है। हैं? हे भगवान। कोई बात नहीं, जब सोमेश जी आ जाएंगे तो हम साथ में चले जाएंगे। सोमेश नहीं आएगा, वो बहुत बिजी है, उसकी मीटिंग्स खत्म नहीं हुई है। सुनैना को बहुत दुख होता है। वो अपनी सास के साथ ही कपड़े लेने चली जाती है। शाम की पार्टी में सुनैना महंगे महंगे कपड़े पहनती है पर वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो सोमेश को मिस कर रही थी। शादी करके जाने के बाद से सोमेश का कोई फोन तक नहीं आया था और ना ही उसके लिए कोई मैसेज। और जब सुनैना ने उसे फोन किया तो उसने फोन उठाया भी नहीं। देर रात तक पार्टी चलती रही। सुबह जब सोकर उठे तो सोमेश वहीं सोफे पर सो रहा था। सोमेश को देखकर सुनैना काफी खुश होती है। उसे लगता है कि चलो अब तो वो उसे समय देगा। वो थोड़ी देर में उठकर फ्रेश होता है और अपनी फाइल्स लेकर बैठ जाता है। आप आए नहीं कल पार्टी में? हाँ, मुझे बहुत काम था। करोड़ों की डील हुई है कल और अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। खाना खाकर मैं वापस सो जाऊंगा। मैं सोच रही थी कि हम थोड़ी देर बाहर चलते हैं। जब से शादी हुई है कहीं थोड़ी देर के लिए भी साथ नहीं गए। अरे बाहर जाना है तो आया के साथ चली जाओ, वो तुम्हें शॉपिंग भी करवा देगी। उसे हमारी सारी दुकानों के बारे में पता है। बात शॉपिंग की नहीं है, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, फिर मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ। सुनैना को लगता है कि अब तो वो उसे रोकेगा पर सोमेश तो फट से हाँ कर देता है। हाँ ठीक है, आराम से 10-15 दिन रह कर आओ या ज्यादा मन करे तो और रह लेना। वैसे भी मैं शायद फॉरेन टूर पर जाऊंगा। तो मैं भी चलूं आपके साथ? अरे बाबा, घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, बहुत काम है वहाँ। सुनैना बहुत उदास हो जाती है। सोमेश उसे ना ही एक बार रोकता है और ना ही साथ चलने के लिए कहता है। वो अपने मायके आ ही जाती है। माँ, आप लोगों ने बस पैसा देखा और कुछ नहीं देखा। जिस दिन से मेरी शादी हुई है सोमेश ने मुझसे 10 मिनट तक बात नहीं की। सारा दिन काम करते हैं, महंगे कपड़े और गहने पहनकर मैं करूं क्या जब पति ही साथ ना हो। अरे बेटा, हमें क्या पता था कि वो इतने बिजी रहते हैं। पर तेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है ना? नहीं माँ, पैसा तो इतना है कि दोनों हाथों से रोज लुटाऊं तो भी खत्म ना हो। पर माँ, पति का साथ भी तो चाहिए ना। रात को भी काम करते करते स्टडी में ही सो जाते हैं। मैं सारा दिन इंतजार करती रहती हूँ कि अब आए और मुझसे बात करे, पर माँ वो आते ही नहीं। अरे बेटा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी कुछ ही दिन हुआ है ना शादी को, थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को। टाइम ही तो नहीं है उनके पास। ऐसा करते उनको खाने पर बुलाते हैं। अपनी सास की बात नहीं टालेंगे वो। कीर्ति सोमेश को फोन करती है पर वो तो फोन उठाता ही नहीं। मैंने कहा था ना, वो फोन भी नहीं उठाते। यहाँ आना तो आप भूल ही जाओ। थोड़ी देर में सुनैना वापस अपने ससुराल आ जाती है। उस दिन सोमेश घर पर ही होता है पर सुनैना को देखकर भी वो बिल्कुल खुश नहीं होता। वो अपने क्लाइंट से बात करता रहता है। माँ ने फोन किया था, आपने देखा नहीं? सोमेश फोन में ही देखते देखते कहता है कि उसने फोन नहीं देखा। सुनैना चेक करती है तो देखती है कि सोमेश के फोन में उसकी मम्मी का नंबर सेव्ड भी नहीं था। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है पर सोमेश को तो किसी बात की फिक्र नहीं थी। वो अपनी फाइल्स टटोलने में बिजी रहता है। थोड़ी देर बाद वो वहां से उठकर चली जाती है। जिंदगी बर्बाद कर दी इस इंसान ने मेरी। सारा दिन बस पैसा पैसा करते रहता है, पैसे से ही शादी कर लेता। वो इतनी तेज चिल्ला रही थी कि सोमेश सुन लेता है। क्या बड़बड़ कर रही हो? इतने पैसे दे दिए, क्या काफी नहीं है?
पैसे के अलावा और कोई बात भी करनी आती है क्या? तो क्या काम धाम छोड़कर घर पर बैठ जाऊं, सारा बिजनेस पानी में मिला दूं? वो दोनों बहुत तेज लड़ने लगते हैं। इतनी ही देर में सुमेश का फोन आता है और वो वहां से निकल जाता है। सुनैना फिर अपने मायके चली जाती है। बार बार इस तरह मायके चली आओगी तो ससुराल वाले समझाएंगे कैसे? ससुराल में तो सब ठीक है, पर जिस इंसान से शादी हुई है ना, वही घर पर नहीं होता। होता भी है तो फोन में लगा रहता है। क्या करूं वहां रहकर? अरे तो बात कर लिया करो ना, फोन पर ही बात कर लिया करो। किससे बात कर लिया करूं माँ? आपका तो नंबर भी सेव नहीं है इनके पास। हम कहीं घूमने तक नहीं जाते। मैं जब दूसरों को साथ साथ देखती हूँ तो मुझे कितना रोना आता है, मैं ही जानती हूँ। वो दोनों बात कर रहे थे कि तब सोमेश का फोन आता है। सुनैना को लगता है कि शायद वो उसे कहीं घूमने चलने के लिए कहेगा। वो बहुत खुशी खुशी फोन उठाती है, पर सोमेश बहुत गुस्से में था। कब आओगे तुम यहाँ पर सारे नौकर छुट्टी पर चले गए और मुझे बाहर जाना है। मुझे कोई सामान ही नहीं मिल रहा। अब फिर बाहर जा रहे हैं? तो क्या घर पर बैठा रहूं? तुम्हारी तरह खाली तो होने के बार बार मुंह उठाकर कहीं भी चला जाऊं। सुनैना भी चिल्लाने लगती है। हाँ तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ क्या करूं? तुम्हारे पास टाइम है कहाँ? तो ये जो पैसा तुम सारा दिन उड़ाती रहती हो, इसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। इतना कहकर वो फोन पटक देता है। देख लिया माँ, ये कैसा है? आप लोगों ने बस पैसा देखा, ना घर देखा, ना लड़का देखा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई माँ। हमें क्या पता था बेटा कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। हमने तो अच्छा ही सोचा था कि जिस तरह से हम पैसे के लिए परेशान होते रहे हर समय, तुम्हें ना होना पड़े। पर अब लग रहा है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोग और घर परिवार भी अच्छा होना चाहिए। बचपन में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद से ही गौरव अपने दादा दादी के साथ रहता है और वही दोनों उसकी पूरी दुनिया होते हैं। उनके सारे सपने पूरे करते हुए जॉब लगते ही गौरव मीनू से शादी कर लेता है। मीनू, मेरा ख्याल रखो ना रखो, पर प्लीज मेरे दादा दादी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरा भी परिवार है। इसके साथ वो दोनों मिलकर घर और चारों मिलकर एक दूसरे की खुशियां संभालने लगते हैं। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और फरवरी शुरू हो जाता है, जिसके आते ही सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन की बातें शुरू हो जाती है। और इसको देखकर दादी गौरव और मीनू को वैलेंटाइन पर घूमने जाने के लिए कहती हैं। अरे ओ गौरव, तू मीनू को लेकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाता? अरे नहीं दादी, हमें कहीं नहीं जाना। अरे पगला गया है क्या? यही उम्र है घूमने की। वैलेंटाइन आ रहा है, जाओ दोनों कहीं छुट्टी मना कर आओ। दादी की बात पर दोनों पति पत्नी हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। दादी, आपको वैलेंटाइन के बारे में कैसे पता? मुझे क्या पागल समझा है? अरे मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा है। ये प्यार करने वालों का दिन होता है ना। दादी, तुम्हें इंटरनेट सिखाना हमें ही परेशान करेगा, सोचा नहीं था। अरे तो वो गलत क्या बोल रही है? हमेशा तुम दोनों हमारे पास रहकर सेवा में लगे रहते हो। ना शादी के बाद कहीं घूमने गए और ना ही अब जाने के लिए तैयार हो। अरे अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे दादा ने पहली बार कोई अक्लमंदी की बात की है, उसे तो मान लो बच्चों। दादी, आप क्यों बेचारे दादू की टांग खिंचाई करती रहती हो? अरे वो हमारा मैटर है, तुम ये बताओ जा रहे हो या नहीं? दादी, हमें आपके साथ रहने में ही खुशी मिलती है। अरे तो हम कौन सा छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं? बस घूमने जाओ और वापस आओ बच्चों। इस पर हंसकर दादा की बात टालते हुए मीनू और गौरव वहां से चले जाते हैं। लेकिन दादी अगली सुबह एक बार फिर दोनों को टोकती है। अरे क्यों रे चंपू, कहाँ घूमने जाएगा, कुछ सोचा क्या? दादी, वैलेंटाइन दूर है। ऐसा बोलकर गौरव घर से बाहर और मीनू रसोई में चली जाती है। ये बात बताकर गया है या तुम्हें धमका कर? तुम भी ना ज्यादा मजे मत लो,
और चुपचाप मेरे सिर में तेल लगाओ। जी मोहतरमा, जब से शादी हुई है चुप ही तो हूँ। दादा दादी की ये प्यार भरी नोकझोंक सुन के रसोई के दरवाजे पर खड़ी मीनू हंसने लगती है, जिसे देख दादा दादी भी हंसने लगते हैं। वैसे आप दोनों ने मुझे कभी अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाई। अब क्या बताए बेटा, जिस दिन तुम्हारी दादी से मिले बस उसी दिन से हमारा तेल निकल गया। देखो वही तो इनके सिर में लगा रहा हूँ। वैसे आप वो भी ठीक से नहीं लगा रहे। अरे इनका तो काम ही है काम चोरी करना। शैतान, दादा दादी के बीच पंगा कराती है। सॉरी, पर क्या करूं, आप दोनों हो ही इतने क्यूट और ऐसी प्यार भरी नोकझोंक करते हुए ज्यादा क्यूट लगते हो। सब हंसने लगते हैं और इस उम्र में भी दादा दादी का ऐसा प्यार देख मीनू मंत्रमुग्ध हो जाती है। दादू दादी, इतना प्यार तो मैंने अपने घर के लोगों में भी कभी नहीं देखा जो इस पूरे घर में है। इसी पर मीनू के दिमाग में आइडिया आता है और शाम को गौरव के घर वापस आती ही वो उससे बात करती है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह देखते देखते वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो जाता है, जिसे वो सब मिलकर कभी फूलों तो कभी चॉकलेट के साथ बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह वैलेंटाइंस डे भी आ जाता है। अरे अब तो वैलेंटाइन भी आ गया, बता दो कहीं जा भी रहे हो या नहीं। जाएंगे, लेकिन हम नहीं। हैं? फिर कौन जा रहा है? आप दोनों। हम क्यों? अरे तुम दोनों पगला गए हो क्या? इस उम्र में बूढ़ा बूढ़ी को घूमने भेजोगे? हाँ, लाइफ में पहली बार तुम्हारे दादाजी ने कुछ सही बात बोली है। अरे तुम दोनों की उम्र है, जाओ घूम कर आओ। हम बूढ़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो? दादी, मैंने बचपन से आप दोनों को सिर्फ काम करते हुए देखा है। कभी मेरा स्कूल, कभी कॉलेज, तो कभी जॉब या शादी। आप दोनों की पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही रह गई है। और जैसे आपकी कहानियां सुनी है, आप लोग ऐसे नहीं थे। बस मम्मी पापा के जाने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे बन गए। इसीलिए ये वैलेंटाइन आप दोनों अपने उन्हीं प्यार भरे पुराने दिनों को याद करते हुए अपने उस प्यारे से बनाए घर में बिताएंगे, जिसे आप सालों पहले गौरव की बेहतरी के लिए शहर शिफ्ट करते हुए गांव में पीछे छोड़ आए थे। बच्चों की बात और विचार सुन दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजकल के समय में जहाँ बच्चे दादा दादी को बोझ या बूढ़े हैं कुछ भी बोलते हैं समझकर पीछे छोड़ देते हैं, तुम दोनों ने हमारे लिए इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चे हमें मिले, हमारे लिए दुनिया में इससे बड़ा सुख नहीं। और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि सोशल मीडिया सब कुछ सही नहीं बताता। देखना, उसने मुझे बस यही इंफॉर्मेशन दी कि वैलेंटाइन कपल्स के लिए होता है, पर आज तुम दोनों ने मुझे समझाया कि ये प्यार भरा दिन हम हर उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करता है। इसलिए अब से हम सब अपना ये वैलेंटाइन और आने वाले सारे वैलेंटाइन गांव जाकर पुरानी मीठी यादों को जीते हुए उनके साथ अपनी नई कहानियों को जोड़ते हुए मनाएंगे।